बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे की आवाज़ को लेकर जब माहौल गरमाया और बात इतनी हो गई कि एक व्यक्ति की जान चली गई थी, तो बहराइच ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश में इस मसले पर सियासत जोरों पर हो रही थी। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे थे, प्रशासनिक अमले पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और साथ ही साथ इस बात पर भी सवाल थे कि क्या वहां पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा इंतजामात नहीं थे, जो इस तरह की स्थितियां पैदा हुई कि वहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा झंडा बदला जाता है, फायरिंग होती है, पथराव होता है और स्थिति कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरीके से काम किया या तमाम जो अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरे, उसके बाद की तमाम स्थितियों के साथ साथ अब सबसे बड़ी बात इसमें यह निकलकर सामने आई कि आज बहराइच पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर किया है, घायल किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला भी मौजूद है। अमित, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, जाहिर तौर पर शुरुआत से जो बहराइच का एडमिनिस्ट्रेशन था या तमाम चीज़ें थी, उसके सामने चैलेंजेस काफ़ी थे और जिस तरीके से आज की कार्रवाई की है, आप कैसे देख रहे हैं? 5 दिन हो गए थे अनुपम घटना को, पुलिस के ऊपर दबाव था कार्रवाई करने का और पुलिस एक्शन ले भी रही थी लगातार। इस मामले में 12 FIR दर्ज की गई, कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ चल रही थी और पूछताछ के आधार पर जो जानकारी मिल रही थी उसके हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही थी इनपुट के आधार पर। और पुलिस ने कल रात एक शख्स को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के आधार पर ही पुलिस को जानकारी मिली कि ये सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में हैं। लिहाजा पुलिस ने नानक पारा बॉर्डर पर भी अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी थी और आज जब पुलिस ने इन सभी को वहां देखा कि सभी इकट्ठा हुए थे, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। उसके बाद जैसा कि DGP की तरफ से बताया गया कि पुलिस अलायकत बरामद करने के लिए इनको लेकर जा रही थी 5 आरोपियों को। उसी दौरान चूंकि इन्होंने वहां पर हथियार छिपा कर रखा था, उसी हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें सरफराज और तालिब 2 को गोली लगी। उनको फौरन नानकपारा CSC ले जाया गया, बाद में उनको जिला अस्पताल ले जाया गया उपचार करने के लिए। बाकी 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। 5 आरोपियों के नाम है मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। चूंकि अब्दुल हमीद की छत पर ही रामगोपाल मिश्रा ने वो झंडा उतारा था और वहीं पर उसको गोली मारी गई थी, उसकी हत्या हुई थी। और अब्दुल हमीद का एक बेटा नेपाल में रहता है, तो पुलिस को शुरुआत से आशंका थी कि ये लोग नेपाल भाग सकते हैं, लिहाजा बॉर्डर पर मुस्तैदी थी और उसी का परिणाम है कि आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से हम देखें, जब इस तरह के कम्युनल चीज़ें होती हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, तो जाहिर तौर पर उन चीज़ों को मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली उस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स भी अपना ग्राउंड जीरो पर रोल दिखाती है। तो अब जिस तरीके से अखिलेश यादव के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर पर पहले से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आए रिएक्शन आए अनुपम, इस एनकाउंटर के ठीक बाद अजय राय का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सरकार फर्जी एनकाउंटर करवा रही है और वही आज भी देखने को मिला। और थोड़ी देर पहले जैसा आपने बताया कि अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सरकार बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर करती है। वो सुल्तानपुर वाली घटना का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर हमने सवाल खड़ा किया तो एक ठाकुर को भी उठाकर गोली मार दी गई। तो मतलब ये है कि सरकार फर्जी एनकाउंटर कर रही है। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से भी कही गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि सरकार ने बहराइच में जो कुछ हुआ उसको होने दिया, इस घटना को होने दिया। अब जबकि वहां पर माहौल बिगड़ गया, वहां पर अशांति हुई, एक शख्स की जान चली गई, तो सरकार के ऊपर दबाव था कार्रवाई करने का और उसी दबाव में कार्रवाई की जा रही है और फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। लेकिन सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। आज पैर में गोली मारी गई है, आगे और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। मतलब उन्होंने संकेत दिया कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फ्रंट पे बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हम देखते हैं जब इस तरह के कोई भी आयोजन होते हैं, चाहे दुर्गा विसर्जन का हो, चाहे और मथुरा में देखते हैं या तमाम धार्मिक जगहों पर, अयोध्या में आप देखते हैं, कई कार्यक्रमों को आपने कवर भी किया है, सुरक्षा इंतजामों को लेकर के सरकार की बड़ी पैनी नज़र रहती है। मुख्यमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस और तमाम जो इंतजामात होते हैं उनकी भी मॉनिटरिंग DGP मुख्यालय से की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जब किसी जगह पर होती हैं तो कहीं ना कहीं लूपहोल्स या प्लानिंग में या तमाम जो एग्जीक्यूशंस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं लैप्सेस रहते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं? हुआ होगा फेलियर अनुपम, ये बात तो शुरुआत से कही जा रही है और आप ही ये जानकारी दे रहे थे कि जिस इलाके में, महसी इलाके में घटनाक्रम हुआ वो 2.5 किलोमीटर का पैच ऐसा है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस दिन जब ये लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे तो डीजे की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। अब्दुल हमीद के घर से ही विरोध का पहला सुर बुलंद हुआ। उनकी तरफ से कहा गया कि आप डीजे की आवाज़ कम कर लीजिए। उसके बाद भीड़ ने ऐसा नहीं किया तो आरोप लग रहा है कि उधर से पथराव किया गया। उसी पथराव के दौरान रामगोपाल
मिश्रा उनकी छत पर चढ़ गया अब्दुल हमीद की, और वो झंडा वहाँ पर उतारने लगा। उसके बाद हम लोगों ने कल जो वीडियो देखा जो सामने आया कि झंडा उतारने के बाद अचानक जब वो झंडा उतार ही रहा है और वहाँ पर वो भगवा रंग का झंडा लगा रहा है, तभी एक गोली आकर उसको लगती है और वो वहीं पर अचेत होकर गिर जाता है। उसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें सरफराज गोली चलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्विक लाइसेंस से बंदूक से गोली चला रहा है। इसके अलावा तालिब जिसका नाम सामने आ रहा है वो उसको घसीट कर लेकर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई अनुपम, आपने उसमें देखा कि किस तरीके से बर्बरता की गई वहाँ पर। तो मतलब ठीक है, वहाँ पर जो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हुई उसमें कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, लेकिन वहाँ घटना को और हिंसक बना दिया गया। जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से क्रिया और प्रतिक्रिया हुई उससे माहौल ज़्यादा बिगड़ता चला गया। हाँ, पुलिस ने शुरुआती दौर में शायद ये आकलन नहीं किया था, पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर मूर्ति विसर्जन के दौरान माहौल इतना बिगड़ सकता है, वरना एहतियात के तौर पर पहले से ज़्यादा संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहाँ पर की गई होती तो शायद ये नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जब भी कभी हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं, बड़ी टास्क टेकिंग चीज़ें होती हैं, उसका आखिरी जो पड़ाव होता है वो खबर एनकाउंटर से ही होती है, जिसको कि विपक्ष भी लगातार मुद्दा बनाता है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों से निपटने की जो एनकाउंटर की स्ट्रेटजी है, ये एक स्ट्रेटजी प्लान्ड वे में पुलिस की एक स्ट्रेटजी हो गई, एक मैसेज देने वाली स्ट्रेटजी है, या वाकई में हालात ऐसे होते हैं कि उनमें पुलिस को इस तरह के हालातों से निपटना पड़ता है? देखिए अनुपम, ये मैसेज योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में ही क्लियर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो आपको कानून के मुताबिक रहना होगा। आप कानून का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, कानून को चुनौती देंगे, तो या तो आप प्रदेश छोड़ देंगे या तो आप दुनिया छोड़ देंगे, आपकी जगह सलाखों के पीछे है। तो संदेश वहीं से बहुत साफ था और पुलिस को वहाँ से एक फ्री हैंड भी मिला कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए आपको जो भी एक्शन लेना पड़े आप वो एक्शन लीजिए। और आप देखिए कि चाहे हम अतीक और अशरफ के केस में देख लें या फिर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए। लेकिन मैं एक डेटा भी देख रहा था अनुपम, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर कर रही है या योगी आदित्यनाथ की सरकार में एनकाउंटर हो रहा है। उस डेटा में मैंने देखा कि मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी 2003 से लेकर 2004 तक तकरीबन 400 के आसपास एनकाउंटर हुए। उसके बाद जब मायावती की सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक, तब भी तकरीबन 250 के आसपास एनकाउंटर हुए और अभी भी नंबर्स उसके आसपास ही हैं। तो चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपराधी भी हैं, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए पुलिस को कई बार इस तरीके के एक्शन लेने पड़ते हैं। अब वो अलग बात है कि सियासत का एक पहलू ये भी है कि आप विपक्ष में हैं तो आपको सवाल खड़े करने होंगे और आप सत्ता में हैं तो आपको जवाब देना होगा। वही हो रहा है, हर एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर को फर्जी बताया जाता है, उस पर सवाल खड़ा होता है और उसके बाद सरकार की तरफ से और पुलिस का रिएक्शन सामने आता है कि वहाँ पर जो स्थिति थी उस वक्त, उस स्थिति के मुताबिक ही इस मामले में कार्रवाई की। देखा था जब रामगोपाल मिश्रा की डेथ हुई उसके बाद से लगातार एक प्रेशर था, एक दबाव उनके परिवार की तरफ से भी था, तमाम लोगों की तरफ से भी था कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जवाब मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर इस एनकाउंटर के बाद क्या बहराइच उसी रफ्तार में पुरानी जिंदगी जीता हुआ एक बार फिर दिखाई देगा? समय लगेगा लेकिन स्थितियां सामान्य होंगी अनुपम। पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर एक्शन लिया है इस घटना की ठीक बात, चाहे इंटरनेट सेवाओं को बंद करना हो या फिर वहां पर मॉक ड्रिल हो पुलिस की या फ्लैग मार्च हो पुलिस का वहां पे, या फिर जो भी असामाजिक तत्व थे उनकी गिरफ्तारी हो, तो पुलिस वहां पर स्थिति को सामान्य करने की पूरी कोशिश कर रही है। आपने रामगोपाल के परिजनों की बात कही, उनके पिता का रिएक्शन सामने आया, पूरे परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद परिवार ने कहा कि इस मामले में अभी तक सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई हम उससे संतुष्ट हैं। हालांकि आज इस एनकाउंटर से ठीक पहले सरफराज की बहन का भी रिएक्शन सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हमें आशंका है कि एसटीएफ मेरे पिता और मेरे भाई का एनकाउंटर कर देगी और मेरे भाई को पुलिस उठा कर ले गई है और उसके बाद ये जानकारी मिल रही कि उसके पैर में गोली मार दी गई। तो दूसरी एक तरफ जहां पीड़ित का परिवार मतलब रामगोपाल का परिवार अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है, वो कह रहा है कि हमें न्याय की दरकार थी और न्याय मिल रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर सवाल खड़े करने वाले सवाल भी खड़े कर रहे हैं, चाहे वो आरोपियों के परिजन हों या फिर विपक्ष में बैठे। मैं आखिरी सवाल बस लूंगा एक मिनट का। हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के हिंदू मुस्लिम चीज़ें या तमाम चीज़ों को लेकर के उससे जोड़ने की कहा भी जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हिंदुस्तान हमारा। तो क्या मानते हैं आप, इससे जो मन में जो खटास पैदा हो गई होगी, वो मन की खटास को क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये एनकाउंटर, क्या ये कार्रवाइयाँ, इतने लोग हिरासत में, ये सब इतनी आसानी से दूर कर लेंगे? अब अगर आप इसी घटना का उदाहरण लें अनुपम, तो अभी जैसे से जांच आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि ये सब कुछ हो गया या ये सब होने के लिए पहले से साजिश की गई थी। अब उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये खटास लंबे समय से थी
और अगर लंबे समय से थी तो इसको समय लगेगा खत्म होने में, और अगर सब कुछ उस दिन क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ तो हो सकता है कि बहुत जल्द सब कुछ सामान्य हो जाए, लोग उसी तरीके से मिलजुल कर रहें। लेकिन जिस तरीके की बर्बरता इस पूरे मामले में बरती गई कि ठीक है, रामगोपाल मिश्रा ने गलत किया था, वो छत पर चढ़कर गया, उसने एक झंडा उतारा, दूसरा झंडा उसने वहाँ पर फहराया, लेकिन टारगेट करके टारगेट किलिंग थी एक प्रकार से, जैसे गोली मारी गई, मतलब ये तो तय था कि उसकी मौत हो जाएगी, और उसके बाद गोली लगने के बाद भी जिस तरीके की बर्बरता वहाँ पर की गई, आपको क्या लगता है कि बहुत जल्द लोग अपने मन से इन बातों को भुला देंगे? बहुत सामान्य नहीं होगा इसको भुला देना। लेकिन फिर भी न्यूज़ 18 भी ये अपील करता है और हम सभी लोग लगातार लोगों से अपील करते हैं कि खूबसूरती इसी में है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें, और उत्तर प्रदेश चूँकि 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सब लोग सामंजस्य बिठा कर रहें, एक दूसरे के साथ रहें, कानून का पालन करें। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे तो शायद ऐसी स्थिति कहीं पर बनेगी नहीं, किसी और रामगोपाल को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। इसी तौर पे कहना होगा सबसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में भाई, और प्यार का फूलदान हम सबको मिलकर के बनाना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो अमित गर्ग शुक्ला ने भी बाकी से तमाम चीज़ों को बताया, और जिस बात का हम कह रहे हैं कि प्यार का फूलदान बनाना होगा, क्योंकि आपसी टकराव हमेशा द्वेष, वैमनस्य से इन सब चीज़ों को पैदा करता है। और जाहिर तौर पर न्यूज़ 18 भी एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल है, हम भी लोगों से अपील करते हैं कि बहराइच में शांति व्यवस्था इसी तरह से कायम रहें, लोग अमन चैन के साथ अपनी ज़िंदगी जीते रहें, और पुलिस प्रशासन स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में बनाकर रखें। नमस्कार।